Class. Yesterday we were discussing about the distributed file system, characteristics of distributed file system. Yes. Anyone of you tell me the type of characteristics we studied yesterday? कल जो आपको मैंने characteristics बताए थे distributed file system के क्या है? What are these characteristics? Because MCQ questions will be based on the characteristics, advantages, disadvantages. तो ये सब आपको learn होना चाहिए हर एक concept का. Just tell me the characteristics that we studied yesterday. Studied about the concept of transparency. Transparency में हमने डिस्कस करा था कल. ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, जो कि यूजर जो है उसको जो भी यहाँ पे हो रहा है कंसेप्ट स्ट्रक्चर के केस में है या फिर आपकी एक्सेस ट्रांसपेरेंसी है, नेमिंग ट्रांसपेरेंसी है, एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंसी है, all these are concepts are not known for the users. यानी कि यूजर्स जो है जस्ट एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, बट उनको डेटा एक्सेस कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, वो सब नॉलेज नहीं होती है. सेकेंड हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया था, दैट इज यूजर मोबिलिटी. ठीक है, so user can access any application, any website, just user has to use the concept of login with the help of username and the passwords. अगर यूजर का अकाउंट क्रिएटेड है किसी भी साइट पे, तो वो उस साइट पे एनीथिंग इट कैन एक्सेस. थर्ड हमने पढ़ा था दैट इज परफॉर्मेंस. ये लास्ट आपने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. तो परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम कैसे कैलकुलेट हुई थी, दैट इज बेस्ड ऑन द 3 पैरामीटर्स. वो 3 पैरामीटर्स क्या थे क्लास? What are these 3 parameters based on that the performance of a distributed file system is calculated? What are the 3 characteristics? इसमें हमने 3 पैरामीटर्स कंसिडर किए थे जिसके हेल्प से हम परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं. These 3 parameters are the CPU time to process the data, है ना. सेकेंड पैरामीटर क्या आपने स्टडी किया था? टाइम taken to access the data from secondary storage. Time taken to access secondary storage. And third parameter जो आपने स्टडी किया था to calculate the performance, that is the network access time. ठीक है, तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है. तो क्या 3 पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के लिए टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस? सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स, दैट इज सीपीयू टाइम, टाइम टेकन टू एक्सेस द सेकेंडरी स्टोरेज, एंड थर्ड इज अ नेटवर्क एक्सेस टाइम. ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये 3 हमने कल डिस्कस कर लिया था. Next characteristics is distributed file system is considered to be the highly available system. Highly available का meaning क्या है यहाँ पे, कोई बता सकता है? Why it is highly available? Because the system has a component that is redundant component, जो क्या करता है, सिंपली मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर देता है हर एक फाइल की, जिसकी हेल्प से सिस्टम क्या होता है, हाईली अवेलेबल होता है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर एक जो जहाँ पे ओरिजिनल डेटा है अगर वो सिस्टम फेल हो जाता है तब भी वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है. क्यों? क्योंकि सिस्टम उसी एक फाइल की ही मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करता है एंड आफ्टर दैट वो मल्टीपल कॉपीज को मल्टीपल लोकेशन पे सेव कर देता है, जिसकी हेल्प से एनी टाइम जब यूजर को एक्सेस करना है वो फाइल वो इजीली एक्सेस कर सकता है. सो दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन टू बी हाईली अवेलेबल फॉर द यूजर्स. नेक्स्ट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्केलेबल. स्केलेबल भी आपका रिपीट हो चुका है क्लास में मेनी टाइम्स, क्योंकि जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं किसी भी सिस्टम में तो बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स हम उसको बताते हैं. ठीक है, तो स्केलेबल क्या है कि अगर हम इस सिस्टम के भी नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज कर देते हैं देन आल्सो दिस सिस्टम कैन वर्क वेल. जैसे 100 नोड्स के लिए अगर ये सिस्टम बना है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सो अगर उसका नंबर ऑफ यूजर्स हम इंक्रीज कर देते हैं, उस पर 100 से ज़्यादा कर देते हैं, तो भी ये सिस्टम जो है एफिशिएंटली वर्क कर सकता है. तो दिस सिस्टम इज स्केलेबल. किसी भी सिस्टम को हम स्केलेबल कब करेंगे कि जब उसके अगर हम यूजर्स इंक्रीज भी कर देते हैं तो भी वो उतना ही एफिशिएंटली काम कर सकता है.
फ्लेक्सिबल कब होगा, जब हम उसमें न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है वो बेस्ड ऑन दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स उसको कंसिडर किया जाता है कि वो सिस्टम स्केलेबल भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ रिलायबल सिस्टम। ये सिस्टम जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये रिलायबल है। ऑब्वियसली रिलायबल है, क्यों, एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज। क्यों, क्योंकि सेंट्रलाइज में क्या था, एक आपकी सेंट्रल नोड होती है जिसपे बाकी सभी की वर्किंग डिपेंड होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या ऐसा कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड में कोई सेंट्रल नोड नहीं है, बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सभी नोड्स जो होती हैं वो अपने डेटा को प्रोसेस करती है। वो भी हम शेड्यूलिंग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो वो अपने डेटा को खुद ही प्रोसेस कर सकती है, खुद ही डिसीजन ले सकती है कि एट प्रेजेंट उसको कौन सा डेटा को एग्जीक्यूट करना है, किस डेटा को अभी क्यू में रखना है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो होता है आपका हाईली रिलायबल होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक नोड फेल होती भी है तो भी जो सिस्टम की वर्किंग है वो रेस्ट ऑफ द नोड के साथ कंटिन्यू रह सकती है। यहाँ पे अगर कोई एक नोड आपकी फेल होती है तो इसका ये नहीं होता कि आपका पूरा सिस्टम की वर्किंग ही रुक जाएगी। लेकिन सेंट्रलाइज में क्या है, अगर हमारी सेंट्रल नोड ही फेल हो जाती है तो आपका पूरा सिस्टम की वर्किंग रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। डेटा इंटीग्रिटी क्या है क्लास, व्हेन अ फाइल इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नोड टू द अनदर, तो वहां पे क्या है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ डेटा लॉस। अगर एक फाइल जो है जिसमें कि 10 कंटेंट्स है, तो 10 कंटेंट्स एज इट इज किसी और नोड पे पहुंच रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट फाइल मेंटेन्स द इंटीग्रिटी, यानी कि वहां पे आपका कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होते हैं वो इंटीग्रिटी भी मेंटेन करते हैं। यूजर ने अगर कोई फाइल क्रिएट की है तो एज इट इज फाइल की कॉपीज क्रिएट करके मल्टीपल लोकेशन पे सेव होती है, और एज इट इज ही फाइल जो है अनदर यूजर या वही सेम यूजर एक्सेस कर सकता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी ने 10 कंटेंट सेट किए तो वहाँ पे 9 हो गए हैं, 7 हो गए हैं, 6 हो गए, एज इट इज 10 के 10 ही वहाँ पे रहते हैं, और सेम जो एग्जैक्ट यूजर करता है, क्रिएट करता है, उसी टाइप की फाइल वहाँ पे प्रेजेंट करती है। यहाँ पे कोई भी डेटा लॉस की प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट फैक्टर सिक्योर, security is also considered here. The data transmission is secure in case of this distributed file system. And last is the heterogeneity. Heterogeneity already हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे जो लास्ट 5 to 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑलरेडी हमने स्टडी किया था जब क्या किया था आपने, स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्योंकि वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे फाइल सिस्टम के लिए भी है, ठीक है। हेटेरोजेनिटी में क्या था कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं हर एक नोड पे वो जरूरी नहीं है वो सेम टाइप के हो। ऑल दी नोड्स कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज, सभी नोड्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज के साथ वर्क कर सकती है। जस्ट उन्हें करना क्या होता है, यहाँ पे अपना डेटा या फिर अपने टास्क शेयर करने होती है, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो सब में जरूरी नहीं है कि वो सेम ही हो, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि सपोज अगर एक नोड पे, तो हमें पता है अगर एक नोड पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, या अगर आप विंडोज 7 जो है वो आपकी रन कर रही है, एक में आपकी 10 कर रही है, तो वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है, हेटेरोजेनिटी होती है, हर एक नोड पे जो आपके ये कम्युनिकेशन के लिए जितना भी रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, दैट इज व्हाट हेटेरोजेनिटी, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, सेम एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। डिफरेंस कहाँ है, जस्ट इसकी परफॉर्मेंस में। हम इसकी परफॉर्मेंस कहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पैरामीटर्स, रेस्ट और प्लस फर्स्ट जो कि ट्रांसपेरेंसी का था, जिसमें कि आपने टाइप्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी स्टडी किया है। तो यहाँ पे जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है वो फर्स्ट और थर्ड से आ सकता है, सिंपल। ट्रांसपेरेंसी की जो टाइप्स कल आपको बताई थी, और थर्ड परफॉर्मेंस जो हम मेजर करते हैं वो किस पैरामीटर्स पे बेस्ड परफॉर्मेंस इसकी मेजर की जाती है, ठीक है। रेस्ट आपको पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कॉम्प्लेक्स तो होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट उसकी जो वर्किंग होती है वो ज्यादा बेटर एंड एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू द सेंट्रलाइज सिस्टम, ओके। तो ये यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ है। कल जो आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता क्या है, उसकी वर्किंग आपको अगर वर्किंग आती है इन योर एग्जाम, सब्जेक्टिव अगर एग्जाम आता है, तो सिंपली जो आपको कल मैंने इसकी टाइप्स बताई थी 2 टाइप्स, तो उसी 2 टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है कैन वर्क इन द फॉर्म ऑफ अ लोकल डीएफएस की फॉर्म में भी वर्क कर सकता है, और सेकेंडली जो आप हमने डिस्कस किया था दैट इज इट कैन वर्क ऑन दी डोमेन बेस्ड। और दी लोकल डीएफएस क्या डिस्कस किया था, लोकल डीएफएस क्या है, जिसमें कि यूजर्स जो होते हैं दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन ओनली टू अ सिंगल सिस्टम। यूजर्स जो है वो एक सिंगल सिस्टम से ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी सिस्टम पे डीएफएस है क्या, सिंपली कि जो फाइल जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मल्टीपल लोकेशंस पे हमने सेव किए फाइल को,
तो अगर आप एक ही सिस्टम का यूज करते हो तो क्या है, यूजर्स को वो फाइल एक्सेस करने के लिए उसी लोकेशन पे आना पड़ेगा, अगर लोकल का कंसेप्ट है तो। लेकिन अगर डोमेन बेस्ड का कंसेप्ट यूज होता है तो सिंपली कहीं भी चाहे यूजर हो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ नेम स्पेस यूजर्स जो हो सकते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे है, चाहे वो उनके लोकल सिस्टम पे है या फिर वो रिमोट लोकेशन पे। इसके लिए सेकेंड टाइप के लिए यूजर को उसी की लोकेशन को, सिस्टम की लोकेशन पर जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिंपली दे जनरेट अ रिक्वेस्ट एंड आफ्टर दैट दे गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों टाइप में वर्किंग होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। आई विल सेंड यू द नोट्स टुडे फॉर दिस distributed file system. Okay, next देखो advantages and disadvantages. After that we will start next topic, that is process scheduling. Advantages of distributed file system. Yes class, बताओ what is the advantages of this distributed file system? Here simple, multiple user can access the data that is stored at any location over the internet. ठीक है, जो हमारा अगर डोमेन बेस्ड सिस्टम है तो वहाँ पे सिंपल अभी आपको बताया कि जो मल्टीपल यूजर्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं डेटा, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे है। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द डेटा। नेक्स्ट, एनी अदर एडवांटेज हियर? Here there is a increased network efficiency, fast access of data. Next, और एडवांटेजेस अभी ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी स्टडी किया, उससे भी बेस्ड आप एडवांटेजेस बता सकते हैं। दैट इज files are available all the time. Okay, और एनी अदर एडवांटेज फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपने स्टडी किया उस पे बेस्ड ही आप बताइए क्या आपका एडवांटेज हो सकता है। द होल सिस्टम जो है आपका दैट इज system is transparent for the users. यूजर्स को जस्ट अपना रिक्वेस्ट जनरेट करना है, आफ्टर दैट दे गेट द रिस्पॉन्स। सिस्टम पूरा जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है, कहाँ से उनको एक्सेस हो रहा है, ये सब इनको जानने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। Okay, so these are the advantages of distributed file system. First of all, multiple users can access the data that is stored at any location over the network. Network efficiency is improved or good in this case. Distributed system, fast access for data, files are available all the times for the users, and also the system is transparent for the users. Select users do not need to know about the implementation detail of the system. Okay, after that disadvantages. What are the disadvantages? Please Nikhil write advantages you wrote. I don't write. Next is disadvantage. देखो अभी हमने एक यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया था सिक्योरिटी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी जो होती है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, यानी कि इसको बहुत ही हाई लेवल पे कंसिडर किया जाता है। देयर शुड बी हाई सिक्योरिटी फॉर द सिस्टम। तो फर्स्ट इज अ if the system is not secure then the communication will not be considered as an efficient one. Okay, so security first of all the concern in the distributed system. Secondly, ये भी हमने बोला ही था that the system implementation is complex. To have a database connection in this system is also a complicated process. Database connection बनाना, implement करना, ये भी एक complicated process consider किया जाता है for the distributed systems, file system. ठीक है? And also next is there can be the possibility of overloading. Overloading किस चीज की overloading होगी?
डेटा ओवरलोडिंग कब होगी? जब with the help of network multiple nodes want to send the data at the same time. जब बहुत सारी nodes जो है वो same time पे data transmit करेंगी, at that time there will be possibility of overloading of data over the network, जिसकी वजह से network congestion problem create हो सकती है. ठीक है. Yes, multiple point of failure. Nikhil, you wrote that is also considered as end point of failure. Yes, you can also mention here. End point of failure can be there. Okay, so these are the disadvantages. Main disadvantage यहाँ पे यही रहता है distributed file system का. First of all, the security, हमें security यहाँ पे एक जरूरी मतलब एक essential parameter consider किया जाता है. Second, system implementation है, यहाँ पे जो connections create करना है जैसे कि database connection वो create करना यहाँ पे complicated होता है, complex होता है. ठीक है. Overloading और end point of failure जो आपकी condition है ये all the time appear नहीं होती है. Just sometimes there may be the condition of this overloading or endpoint of failure. Okay, otherwise system works efficiently and very well as compared to the centralized system. Okay, so these are the advantages and disadvantages of distributed file system. Now see the next topic, that is distributed process scheduling, last topic for this unit. This topic also have the algorithms. Distributed process yes, distributed process scheduling. What is this process scheduling? क्या होता है क्लास? क्यों करते हो आप शेड्यूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग? to increase the performance of the system. और किसी भी सिस्टम की परफॉर्मेंस कब इंक्रीज होगी? जब वहां पे रिसोर्स एलोकेशन हर एक प्रोसेस को एक वेल मैनर्ड में होगी या फिर एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होगी फॉर ऑल दी प्रोसेसेस. कोई भी प्रोसेस आपका ऐसा नहीं होगा कि जिसको रिसोर्स एलोकेशन ना हुई हो या फिर जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हुई हो. प्रोसेस शेड्यूलिंग का एम मेन यही होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह से रिसोर्सेज को असाइन करे, एलोकेट करे सभी प्रोसेसेस को ताकि उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सके, विद इन टाइम हो सके. और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर कंसिडर की जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम जो है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग का क्या है? टू एनहेंस दी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहेंस करना, इंक्रीज करना. और कैसे इंक्रीज करना? कि जब आपकी जो रिसोर्स एलोकेशन होगी सभी प्रोसेसेस के लिए वो एफिशिएंटली. ठीक है, यानी कि हर एक प्रोसेस उनकी रिसोर्स एलोकेशन के साथ अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके. सो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल दी प्रोसेसेस. अब यहाँ पे जो शेड्यूलिंग होती है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग, आपने जो बेसिक एक जनरल जो एल्गोरिदम से इसके कंसेप्ट के वो आपने पहले स्टडी किया होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आपका फीफो था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, राउंड रॉबिन है. सो ये सभी अभी आपको यहाँ स्टडी नहीं करने हैं. हेयर यू हैव टू स्टडी जस्ट द टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग. ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा स्टडी करना है? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट इज ओनली डिजाइन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दी व्हाट इज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग, दैट इट इज its objective is to enhance the system performance based on the resource allocation to the processes and process completion. ठीक है, हमें सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है. कैसे? हम किस तरह से रिसोर्स एलोकेट करें
कितना टाइम लगता है, ठीक है। विद इन एडिशन टू दिस, द एम ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग इज टू इंक्रीज प्रोसेसर यूटिलाइजेशन। क्या एम होता है कि जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसको हमें आइडल नहीं रखना है, उसकी यूटिलाइजेशन हमें क्या चाहिए, अच्छी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, सभी में मेन ऑब्जेक्टिव था क्या कि हमारा सिस्टम की थ्रूपुट ज्यादा हो। थ्रूपुट कब ज्यादा होगी, जब वो ज्यादा से ज्यादा टास्क को या ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाएगी विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, ठीक है। और उसके अलावा मेन क्या है कि हमारा जो सीपीयू है वो कभी किसी टाइम पे आइडल नहीं होना चाहिए, उसको कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा हो जो कि उसको यूज कर रहा हो, उसकी यूटिलाइजेशन हमें क्या करनी होती है, इंक्रीज करनी होती है, फिर बेटर रखनी होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग, द ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन द resource allocation to the processor and also the process completion time, and it also increases the processor utilization within the system, ठीक है। Now see the types of this distributed process scheduling. See, अभी जो आपको यहाँ पे स्टडी करना है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। It is first of all, there are two types of this distributed process scheduling algorithm. First is the static algorithm. इसका भी क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम एमसीक्यू में आया था, ठीक है। स्टैटिक एल्गोरिथम एंड सेकेंड इज डायनामिक। Dynamic algorithm, static and dynamic algorithm, these are the two types of distributed process scheduling algorithm, ठीक है। अब जो आपका ये होता है स्टैटिक एंड डायनामिक, इसमें आपका क्या डिफरेंस होता है, आपने कई बार ये टर्म स्टडी भी की होगी, स्टैटिक एंड डायनामिक की टर्म। सिंपल है, जो आपका स्टैटिक होता है इसमें कितनी जॉब्स को एग्जीक्यूट करना ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उनको कितने रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, ठीक है। स्टैटिक यानी कि फिक्स्ड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता है कि अभी मुझे क्या करना है, 10 जॉब्स को या फिर 10 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है, और इन 10 प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे सपोज 100 रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम एमसीक्यू में, इन विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट आर नोन वेल इन एडवांस, यानी कि पहले से ही हमें आपके सिस्टम को ये पता होता है कि उसको कितने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो दैट इज द स्टैटिक एल्गोरिथम, ठीक है। डायनामिक जो होता है वो इससे अपोजिट होता है, डायनामिक शेड्यूलिंग। डायनेमिक में क्या है, डायनेमिक हमें पता ही है, जो कि रन टाइम पे हमारे पास क्या आती है, प्रोसेसेस आते हैं, टास्क आती हैं टू एग्जीक्यूट। डायनेमिक के केस में आपके सिस्टम को ऑलरेडी नहीं पता कि मुझे कितने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है, या फिर उन प्रोसेसेस की कितनी अभी एट प्रेजेंट रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो सब क्या है, वो डायनेमिकली ही उनको एग्जीक्यूट करता है, डायनेमिकली ही वो उनको रिसोर्सेस असाइन करता है, ओके। देखो ये मेन डिफरेंस रहता है इसमें स्टैटिक एंड डायनेमिक शेड्यूलिंग से। व्हाट इज दिस? First of all, in this static algorithm, the main point that you need to remember that all jobs or all tasks plus their arrival time, किस टाइम पे वो आपका अराइव होती है सिस्टम में, एंड एग्जीक्यूशन टाइम, यानी कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू एग्जीक्यूट, आर नोन इन एडवांस। पहले से ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सभी डिटेल्स जो है वो पता होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका ये डायनामिक जो भी मैंने आपको बताया, इन दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम या इन दिस टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, number of jobs to be executed are not known in advance. Scheduler must make online decision, वो फिर टाइम पे ही शेड्यूलर डिसीजन लेता है दैट वेदर द जॉब
will execute now or not, whether first of all arrival of job, at the same time it will take the decision about its execution. And its resource allocation. Okay, so these are the two types of scheduling for distributed systems, static and dynamic. Static, in the case of this first static algorithms, the static scheduling operating system known in advance the types of jobs to enter into the system, their arrival time, their execution time, and also the amount of resources they need. But in the case of dynamic system, operating system do not know about the number of jobs to be executed. There will be an online decision for each job, okay, its execution time and its resource allocation. Okay, now for this static algorithm and dynamic algorithm, which type of algorithm you will study here? First of all, for static algorithm you have to study जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके ऑपरेटिंग सिस्टम में, दैट इज राउंड रॉबिन. स्टैटिक के लिए हम तो करेंगे यहाँ पे दैट विल बी द राउंड रॉबिन. एंड फॉर डायनामिक ये आपने स्टडी नहीं किया है. फॉर डायनामिक algorithm is rate monotonic, and second is the EDF. EDF is the earliest deadline first. अब आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, जो आप एल्गोरिथम स्टडी करोगे आगे, जैसे मल्टी प्रोसेसर की भी शेड्यूलिंग के होंगे, सेम लाइक फॉर रियल टाइम एंड मोबाइल. तो इन सब का कैसे क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम आया था, लाइक कि जैसे EDF है आपका अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, ये कौन सी टाइप के शेड्यूलिंग का एग्जाम्पल है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था. तो इट इज बट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेड्यूलिंग, बट डिस्ट्रीब्यूटेड की भी ये कौन सी टाइप है, ये डायनेमिक है. सो इट इज डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम EDF. ऐसे आपसे पूछ सकते हैं जैसे कि आपका राउंड रॉबिन है, किसके अंडर आता है, ये आपका स्टैटिक के अंदर आएगा. रेट मोनोटोनिक है, किसके अंदर आएगा, डायनेमिक के अंदर आएगा. तो ये सब है किसके, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग के. ऐसे ही मल्टी प्रोसेसर प्रोसेस शेड्यूलिंग के आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ोगे, तो उसमें जो उनके एग्जांपल्स है वो आपको लर्न करना है, वो कौन कौन सी टाइप के. ठीक है, तो इस टाइप से MCQ के लिए लर्न करना. तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको पढ़ने से पहले देयर इज सम concepts that you need to study about this distributed process scheduling. और वो concept क्या होता है, लोड शेयरिंग. जो हम एक जनरल यहाँ पे एक टर्म देते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, लोड शेयरिंग. या फिर distributed system uses the concept of load sharing to schedule the process. ठीक है, नाउ लोड शेयरिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लोड शेयरिंग सिंपल हमें पता है, जिसमें क्या किया जा रहा है, लोड शेयर किया जा रहा है. अब लोड शेयर करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नोड ऑन द नेटवर्क. ठीक है, नेटवर्क में हमारे पास 3 टाइप्स की नोड होती है फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. फर्स्ट इज heavily loaded node, second is lightly loaded, and third is light. These are the types of node for which your distributed system has to perform the concept of load share. ठीक है, अब सिंपल है, हमको नाम से ही क्लियर है. हैवीली लोडेड है, इट मींस उसको जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस असाइन हुए हैं बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट, वो हैवी है, यानी कि ज्यादा है. वो लाइटली लोडेड, यानी कि जिसको असाइन तो है प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट, बट वो उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है. वो लाइटली लोडेड है, यानी कि वो अपना जितना भी रिसोर्सेज है, जितना भी टाइम उसको मिला है, उसके अंडर वो उस काम को कर सकते हैं. आइडल नोड, ये जो सबसे फ्री है, यानी कि एक ऐसी नोड है जिसको कोई भी प्रोसेस असाइन ही नहीं हुआ है एग्जीक्यूट करने के. ठीक है, तो अगर ऐसा, यानी कि अनइक्वलिटी हो गई, जितनी भी हमारी नोड, सपोज 100 नोड्स हैं, 100 नोड्स में से तीनों ही कैटेगरी है वहाँ पे, हेवली लोडेड भी है, लाइटली लोडेड भी है, आइडल नोड भी है.
तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, जो प्रोसेस हमने असाइन किया है नोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो वहां पे क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए ही लोड शेयरिंग का कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को अप्लाई करना पड़ता है, जिससे उसका एम क्या है, मोटिव क्या है, टू असाइन इक्वल नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू ईच नोड ओवर द नेटवर्क। वो नोड को क्या करे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोसेसेस असाइन कर सके। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ लोड शेयरिंग। अब ये भी आपका एक एमसीक्यू है, दैट लोड शेयरिंग कंसेप्ट किस में यूज, कौन सा सिस्टम में यूज होगा, दैट इज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। और क्यों यूज होगा, क्योंकि उसका मोटिव ये होता है कि मुझे क्या करना है, हर एक नोड को नंबर ऑफ प्रोसेसेस इक्वल अमाउंट में ही असाइन करने हैं फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि किसी पे भी ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका ये इसको, इस प्रोसेस को जिसकी हेल्प से वो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस असाइन करता है नोड को, उस प्रोसेस को कहा जाता है लोड बैलेंसिंग। ठीक है, हियर देयर इज अनदर टर्म दैट इज लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग is the process of assigning equal amount of load to each node over the network. That is load balancing. ठीक है, now what are these load balancing algorithms? अब ये load balancing algorithm क्या है, देखो इसलिए मैं सिंपल LBA लिख रही हूँ, यहाँ पे LBA मेंशन कर रही हूँ। अब लोड बैलेंसिंग कंसेप्ट किसका है, डिस्ट्रीब्यूटेड का। तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी हम डिवीजन करते हैं लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम्स की, वो सेम आपका स्टैटिक एंड डायनामिक टाइप में होती है। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। स्टैटिक एल्गोरिथम इन डायनामिक, कंसेप्ट सेम ही है। स्टैटिक में सिस्टम को सब पता है पहले से, कितनी जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है, कितना उनका एग्जीक्यूशन टाइम है और कितने रिसोर्सेज को हमें उनको एलोकेट करना है। बट फॉर डायनामिक देयर इज नो नॉलेज इन एडवांस फॉर ऑल दी प्रोसेसेस। ठीक है, नाउ फर्दर दीज टू टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टाइप्स, फर्दर टाइप्स। क्या क्या टाइप्स है आगे यहाँ पे देखो, सारे टाइप्स आपको स्टडी करने हैं इधर। इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर टू टाइप्स। फर्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक, static type first is deterministic, and second is probabilistic. ठीक है, these are the types of static algorithm। ये भी आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अब जो जो टाइप जैसे इसकी है, ठीक है, जैसे डिटर्मिनिस्टिक है वो किसका टाइप है, वो स्टैटिक का है, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम है, एंड इट इज ऑफ स्टैटिक लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट जो है आपका फॉर डायनामिक, डायनामिक के भी आपके टू टाइप्स हैं। डायनामिक सिंपल है, जो भी हमने पढ़ा भी था, तो कंसेप्ट आपका रिपीट ही हो रहा है बार बार, दैट इज सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर डायनामिक फर्दर टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम आर centralized and second is the distributed. Clear? And now further division are here for the distributed only. अब डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए मैं यहाँ पे आपका ड्रॉ कर रही हूँ, आपको नीचे ही ड्रॉ करना है अपना, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में भी आपके टू टाइप्स रहते हैं। क्या है टू टाइप्स फर्दर, फर्स्ट इज कोऑपरेटिव मेथड एंड हियर इज नॉन कोऑपरेटिव। ये जो पूरा मैंने अभी यहाँ पे बनाया ड्रॉ किया ट्री स्ट्रक्चर टाइप से, ये सब एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग टू टाइप्स है हमारे पास, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक के अंदर डिटरमिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे,
डायनेमिक के अंदर सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड में फर्दर टू टाइप्स होंगी, दैट विल बी द कोऑपरेटिव एंड नॉन कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव में नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है। बाकी ये सभी क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोई ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपको सोल्व करना होगा। जो हमारे एल्गोरिदम है वो यही है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आपका हो सकता है, दैट इज राउंड रोबिन, रेट, मोनोटोनिक एंड अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, ठीक है। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये सब इसके मेथड्स है, कॉन्सेप्ट्स है कि ये कॉन्सेप्ट यूज करके आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है वो लोड को बैलेंस करता है ओवर द नेटवर्क, ठीक है। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट इज द डिटरमिनिस्टिक टाइम। देखो डिटरमिनिस्टिक क्या कंसेप्ट यूज करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इन सबको लोड बैलेंस करना है, ठीक है। लोड बैलेंस करना है यानी कि हर एक नोड को इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसेस असाइन करना है ताकि किसी पे भी ज्यादा लोड ना आए, सब अपना एग्जीक्यूशन टाइमली कंप्लीट कर पाए, ठीक है। सो डिटरमिनिस्टिक को लोड बैलेंस करने के लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए क्या यूज करता है, इट यूजेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नोड्स, यानी कि 100 सिस्टम्स अगर आपके वहां पे कनेक्टेड है तो डिटरमिनिस्टिक अगर आपका कंसेप्ट यूज होता है तो डिटरमिनिस्टिक का एम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोड्स वहां पे यूज हो रही है नोड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज होना। Deterministic first consider the information about the properties of nodes. After that, it will examine the properties of processes कि कौन से process की क्या characteristics है, यानी कि किस process को execution के लिए कितना time चाहिए, किस process को कितने resources चाहिए। जब इन दोनों की knowledge उसके पास होगी, after that it will assign the processes based on the characteristics to each node. ठीक है। अब किसी भी नोड को ऐसा तो नहीं ना रेंडमली उसने आपका सिस्टम की कोई भी प्रोसेस असाइन कर देता है, नो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या जानता है, नोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि कौन सी नोड पे कितना हमारा रिसोर्सेज है, कितना लोड वो ले सकती है, कितने प्रोसेसेस को टाइमली एग्जीक्यूट कर सकती है। सेम आफ्टर दैट नॉलेज वो फिर क्या चेक करता है आपका सिस्टम, प्रोसेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम चाहिए। जैसे सपोज एक नोड हमें पता है कि उसकी कैपेसिटी कम है, वो 3 प्रोसेसेस को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपका सिस्टम सबसे पहले देखेगा कि जो मेरे पास प्रोसेसेस है जिसको मुझे एग्जीक्यूट करना है उनमें से किस प्रोसेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसको कम रिसोर्सेज और कम टाइम चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन के लिए, तो सिंपली उन प्रोसेस को सेलेक्ट करके वो उस नोड को असाइन कर देगा। तो ये होता है आपका डिटरमिनिस्टिक कंसेप्ट, सिंपल है। तो डिटरमिनिस्टिक में आपका सिस्टम जस्ट एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द नोड्स प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड द नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट। सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स इट विल असाइन द प्रोसेसेस टू ईच नोड फॉर द एग्जीक्यूशन, दैट इज डिटरमिनिस्टिक, ठीक है। ये सब आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा इनके डेफिनेशंस। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक, जो कि स्टैटिक का ही कांसेप्ट है। प्रोबेबिलिस्टिक देखो टाइम अप होने वाला है वैसे आपका, तो नेक्स्ट आपका ये कंटिन्यू करेंगे कल यहाँ से सारा कांसेप्ट, और ये तीनों जो आपके एल्गोरिदम है ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है।